बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जी कि जी आप 5 आई कंट्री जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कनाडा वगैरह है, इनके लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कैसे तैयार करनी है। इसके अलावा किसी भी कंट्री का अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट को बनाने में, तैयार करने में आपको किन किन चीज़ों का जो है ध्यान रखना है। वीडियो को बराए करम गौर से देखें और सुनें। यकीन माने आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 70% किरदार अदा करती है जी आपको किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा दिलवाने में। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी वीज़ा एप्लीकेशन की बैकबोन है तो ये गलत ना होगा। वीडियो ये पूरी देखने के बाद आपको जो है आप इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि जी अगर आपका वीज़ा इससे पहले बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है तो ये वीडियो पूरी देखने से इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर कि आपका वीज़ा दोबारा कम से कम बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। देखें, बैंक स्टेटमेंट वो एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट है जिसे वीज़ा ऑफिसर या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ये असेस करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं टूरिज़्म के लिए या सैर करने के लिए, क्या आपके पास उस पूरे टूर का 5, 7 या 10 दिन का जो भी टूर है उसका आपके पास एक्सपेंस है कि नहीं है। और दूसरा वो ये चेक करता है कि जी आपका लाइफ़स्टाइल क्या है और आप जो डेली बेस पर या मंथली बेस पर जो आपकी इनकम है, आप इनकम कितनी कमा रहे हैं, आपके अखराजात कितने हो रहे हैं। तो इसका जो एक प्रूफ है वो एक डॉक्यूमेंट की सूरत में जो है बैंक की जो स्टेटमेंट है वो आपकी जो बैंक अकाउंट जो है वो वीज़ा ऑफिसर को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि बिज़नेस अकाउंट जो है, बिज़नेस अकाउंट जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो करें यूज़, लेकिन इसके साथ-साथ आपका जो है पर्सनल अकाउंट होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कहें कि आपके पास सिर्फ़ बिज़नेस अकाउंट है और आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा तरीक़ाकार नहीं है। और यहाँ पर मैं ये भी कह दूँ कि अगर आपके पास सिर्फ़ पर्सनल अकाउंट ही है और आप अपने इस पर्सनल अकाउंट को ही दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, बिज़नेस के लिए भी और अपने ज़ाती अखराजात के लिए भी, अपने सेविंग्स के लिए भी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप सिर्फ़ पर्सनल अकाउंट को ही आप दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसमें कोई मुज़ायका या कबाहत नहीं है। और इसके साथ-साथ पर्सनल अकाउंट के साथ-साथ अगर आप चाहें, ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो एक सेविंग अकाउंट भी रख सकते हैं। मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैं बता दूँ। जो लोग बिज़नेस अकाउंट नहीं रखना चाहते, वो पर्सनल अकाउंट को दोनों मकसद के लिए यूज़ कर लें, पहला हल। दूसरा हल, अगर आपके पास पर्सनल अकाउंट है, अगर आप ज़हनी तौर पर अगर आपकी मेंटली सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही, तो आप एक सेविंग सप्लीमेंट्री एक सेविंग अकाउंट भी उसी अपने जो मेन आपका अकाउंट है पर्सनल, उसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट खोल लें। तो आप अपनी सेविंग उसमें एक डिपॉज़िट करते जाएँ अपने हिसाब से और उसको में खर्चा करना है कर लें। एक ये हल है। अगर आप चाहें तो बिज़नेस अकाउंट प्लस पर्सनल अकाउंट दोनों को मिलाकर भी यूज़ कर सकते हैं। परेशान नहीं होना, तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। देखिए, बिज़नेस अकाउंट में जो पड़े हुए पैसे जो होते हैं, वो आपकी बिज़नेस वर्थ को तो शायद शो करेंगे, लेकिन आपकी पर्सनल वर्थ और आपकी जो पर्सनल सेविंग जो है, उसको प्रूव नहीं करेंगे। उसकी रीज़न है, वो इसलिए कि बिज़नेस अकाउंट में बिज़नेस से रिलेटेड जो है लेन-देन होता है। लेन-देन का मतलब ट्रांज़ैक्शन। बिज़नेस अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा ये साबित नहीं कर पाता, ना कर सकता है कि आपके ये पैसा आपका है, क्योंकि ये पैसा कारोबार से बनता है, ये कारोबारी प्रॉफ़िट है, होगा तो ये आपका ही, लेकिन डॉक्यूमेंटेड प्रूफ़ में क्योंकि वो बिज़नेस अकाउंट है, तो ये साबित नहीं होता वीज़ा ऑफ़िसर को कि ये पैसा आपका अपना ज़ाती है। हो सकता है वो आपका प्रॉफ़िट ना हो सकता है वो आप किसी पार्टी के पैसे हों, वो आप पार्टी ने रखवाए हों या आपने खुद रखे हों, आपने बाद में उस आप बिज़नेस पार्टी को पेमेंट करनी हो। तो इस वजह से ये साबित नहीं हो पाता कि जो बिज़नेस अकाउंट में जो पड़ा हुआ पैसा है, वो आपका ज़ाती है। लेकिन आपके जो पर्सनल अकाउंट जो होता है, जो मैंने पहले ज़िक्र किया था, आपके पर्सनल अकाउंट में वो पैसे होते हैं जो आपके ज़ाती होते हैं और आपके प्रॉफ़िट के होते हैं और ये चीज़ साबित करती है। अब देखें, अब अकाउंट को जो है मेंटेन करने का जो तरीक़ाकार है, वो भी बड़ा अहम है।
आपको बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने में, इसमें भी इसको भी आप इस बात को भी आपने ज़रा गौर से सुनना है। देखिए बैंक स्टेटमेंट शुरू करने से पहले आपने एक काम करना है। लेट्स से कि आपने 1 मार्च से जो बैंक स्टेटमेंट शुरू करनी है, तो पूरा महीना फरवरी का आपके पास पड़ा है। तो आप फरवरी तक जो करना है अपने अकाउंट में कर लें। आप 1 मार्च से पहले पहले कोई भी स्पेसिफिक अमाउंट आपके पास सेविंग पड़ी है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ये आप पर डिपेंड करता है। लेट्स से जी आपके पास एक 15 लाख रुपया एक सेविंग है। आप उस 15 लाख को 1 मार्च से पहले पहले या 29 फरवरी, 28 फरवरी या 15 फरवरी, किसी भी तारीख में फरवरी के महीने में उसको आप फिक्स करा लें। चाहे आप मतलब डिपॉजिट करवा लें, चाहे आप उसको इकट्ठा डिपॉजिट करवा लें या थोड़ा थोड़े करके डिपॉजिट करवा लें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई लेन देन परेशानी की बात नहीं, घबराना नहीं है। चले जी, आपने 1 मार्च से पहले पहले 15 लाख जो है अब डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। अब आपने 1 मार्च से जो है ट्रांजैक्शन शुरू करनी है अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो 1 मार्च को आपका ओपनिंग बैलेंस क्या हुआ जी? 15 लाख, जो आपने फरवरी के महीने में ही डिपॉजिट करवा रहे थे। अब उसको आपने छेड़ना नहीं है। 15 आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपके अकाउंट का बैलेंस 15 लाख से कम कभी जाना ही नहीं है। अगर गया तो छोड़ दें, आपने फिर वीज़ा बैंक स्टेटमेंट को दोबारा से जो है मेंटेन करें। अच्छा जी, उसके बाद आप महीने में कोई एक दिन तय कर लें। महीने के शुरू में कोई 2, 3, 4, 5 तारीख या 10 तारीख, 10 से कोशिश करें लेट ना करें। एक दिन रख लें अपनी सैलरी को, अपने अगर आपने जॉब पर्सन के तौर पर आपने स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, तो एक सैलरी फिक्स कर लें अपनी। महीने के शुरू में वो सैलरी डिपॉजिट करवा लें। वो सैलरी या कोई भी हो सकती है, जैसे कोई 1 लाख, 2 लाख, 4 हज़ार, वो आपकी मर्ज़ी। अब महीने की शुरू की किसी तारीख में अपनी सैलरी को जमा करवा लें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो महीने की किसी भी तारीख में कोई भी जो प्रॉफिट जो आपके ज़हन में है उसको वेरी करना है, वेरी कर लें थोड़ा बहुत। वो महीने की किसी भी शुरू की तारीख में जी अपने पर्सनल अकाउंट में हर महीने वो ट्रांसफ़र करा लिया करें, ठीक है जी। दो चीज़ें मैं दोबारा कर दूँ तो क्लियर। सैलरी पर्सन 1 लाख सैलरी अगर है, महीने की किसी शुरू की तारीख में 5 तारीख को डिपॉजिट करा लें, मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो महीने की किसी तारीख में कोई भी आपके जेन में प्रॉफिट आपने सोचा हुआ है अपना, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 50 हज़ार, 60 हज़ार, वो आप डिपॉजिट करा लें, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे, अब हर महीने जब आप एक फिक्स अमाउंट या कोई भी अमाउंट वेरिएबल डिपॉजिट करवा लेंगे, फिर उसके बाद आपने डेली बेसिस पर या 2-3 दिन के बाद आपने खर्चा भी करना है अपने डेबिट कार्ड से। गाड़ी का पेट्रोल डलवाएं डेबिट कार्ड से, मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवाएं डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जो बैंक का जो डेबिट कार्ड होता है। अच्छा, उसके बाद घर की अगर शॉपिंग करनी है डेबिट कार्ड से करें। किसी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है डेबिट कार्ड से होगी आपकी। इस तरह आपने अपने ज़ाती अखराजात के लिए भी जो है अपने अकाउंट को इस तरह मेंटेन जो है चलाना है। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो है स्टेटमेंट चलती रहेगी। और यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, कैश विदड्रॉवल जो है वो कम से कम करें। बाज़ औक़ात मजबूरी बन जाती है कैश विदड्रॉ करना, लेकिन इस इमिग्रेशन विजिट वीज़ा की जो फील्ड है ना, इसमें कैश विड्रावल जो है एक गुनाह कबीरा में आता है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ। ले तो इस गुनाह कबीरा से शायद आपको बचना चाहिए अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करते वक़्त। देखें, अब वीज़ा अप्लाई करने से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले कुछ लोग जो है ना, कोई बहुत बड़ी रकम जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र डिपॉज़िट करवा लेते हैं या विथड्रॉ करा लेते हैं। चाहे वो ऑनलाइन हो या कैश की सूरत में हो या चेक की सूरत में हो। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना। इससे जो है तासुर आपका ये जाएगा कि वीज़ा ऑफ़िसर ये समझेगा कि जी देखिए जी, महीना पहले जी इसने इतने ज़्यादा पैसे विथड्रॉ करवाए या जमा करवाए। इसका मतलब ये है, या तो इसने किसी से पैसे पकड़ कर अपनी स्टेटमेंट चलवा रहा था, मेंटेन कर रहा था, या इसने जो है किसी के पैसे देने थे इसलिए इसने ना इतनी बड़ी अमाउंट जो है विथड्रॉ करवाई। इससे तासुर ये जाएगा, वीज़ा ऑफिसर आप पर हंसेगा कि देखें जी कि ये बंदा जो है ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। तो लिहाजा इस तरह की जो स्टेटमेंट की बेस पर ना फिर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अच्छा जी, अब दोबारा आ जाए जी उस पॉइंट पर। देखिए जी, अब आपने 15 लाख डिपॉजिट करवाया फरवरी में,
वो 15 लाख रहा, उसके अंदर बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस रहा। अब आपने 1 मार्च से एक सैलरी डिसाइड कर लीजिए, हर महीने मैंने ये सैलरी जो है 1 लाख रुपया जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। 15 लाख वो हो गया, और 1 लाख के हिसाब से 6 महीने का 6 लाख वो हो गया। अब टोटल कितना हो गया 6 महीने में आपका क्लोजिंग बैलेंस? 21 लाख। 15 और 6 21। अब 6 महीने में इस 21 लाख रुपए में से आपने कुछ 3 से 4 लाख या 5 लाख खर्चा भी किया होगा। तो अब आप इस 21 लाख में से कुछ 3 से 4 लाख, चले 5 लाख निकाल लें, कितना रह गया पीछे? तो 3 लाख अगर निकाल लें तो आपका रह गया कोई 18 लाख रुपया। तो 18 लाख रुपया आपका बच गया क्लोजिंग बैलेंस, और प्लस आपकी स्टेटमेंट भी मेंटेन हो गई। डेली बेस पर आपने अपने घर के अखराजात भी किए, अपने बिजनेस के या दीगर कोई अखराजात किए वो भी किए। क्लोजिंग बैलेंस भी जो आपने शुरू में 15 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया था वो भी 6 महीने पुराना हो गया, और उसने आपकी जो है फाइनेंशियल वर्थ को भी शो किया। तो मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि 18 से 20 लाख रुपया एक पर्सन के लिए किसी भी अच्छे कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैं समझता हूँ कि एक रीज़नेबल अमाउंट है। अब किसी भी हाई कमीशन की तरफ से, किसी भी कंट्री के हाई कमीशन की तरफ से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके अकाउंट में कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इतने पैसे हों तो हम आपको वीज़ा देंगे। ये सारी चीज़ें देखिए डिपेंड करती है आपकी टोटल इनकम पर और आपकी सेविंग्स पर। तो ये चीज़ें सारी इस पर डिपेंड करती हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर कर दूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जी हम ज़्यादा अमाउंट जो है अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे, या हम अपनी सैलरी या अपना बिज़नेस का प्रॉफिट ज़्यादा शो करवाएंगे तो जी हमारा वीज़ा लग जाएगा गारंटी, या हमारा वीज़ा लगने का चांस ज़्यादा होगा। देखिए ऐसा नहीं है। आपका वीज़ा लगेगा आपके क्लोजिंग बैलेंस की वजह से, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस आपने रीज़नेबल रखना है। रीज़नेबल से मुराद ये है कि ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मेरी सैलरी जो है 1.5 लाख रुपया महीना है, वो 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है, और वो बैंक अकाउंट में ये शो कर रहा है कि उसके अकाउंट की जो 6 माह की या चले 1 साल की जो टर्नओवर है, 6 माह की कर लें, 6 माह की टर्नओवर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की है, तो वीज़ा ऑफिसर आप पर हंसेगा। वीज़ा ऑफिसर हंसेगा और ये कहेगा देखिए जी, ये बंदा महीने का 1.5 लाख रुपया कमा रहा है, जिसमें से 1 लाख रुपया इसका खर्चा है, और उस हिसाब से 6 महीने का इसके पास हर महीने बचता है 50,000, और 6 महीने का बचता है इसके पास 3 लाख रुपया। और ये जो अपने बिजनेस का जो क्लोजिंग बैलेंस या टर्नओवर जो दिखा रहा है वो तो करोड़ों में दिखा रहा है, 1 करोड़ क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, या टर्नओवर 2-3 करोड़ की दिखा रहा है। तो ऐसी सूरत में वीज़ा आपका नहीं लगेगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, और इस तरह के लोग चीटिंग में शुमार होते हैं। वीडियो के आखिर में मैं यही कहूँगा, बैंक स्टेटमेंट को आपने बड़े तरीके से और सोच समझ कर जो है इसको क्रिएट करना है, और एक कंटिन्यूटी रखनी है आपने बैंक स्टेटमेंट में। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने अकाउंट मेंटेन किया, उसको रन किया, उसके बाद 3 महीने का गैप आ गया, 4 महीने का गैप आ गया, तो ये आपने नहीं करना, कंटिन्यूटी रखनी है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। अगर आपको कोई अपना रिफ्यूज़ल डिस्कस करना चाह रहे हैं, या कोई केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे चैनल से मेरे हेल्पलाइन नंबर लेकर आप मुझे एसएमएस करके आप अपना ऑनलाइन सेशन बुक करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।